नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी विजेता। कभी कभी यह होता है, जो कुछ अनुभव में घटित हो रहा है वह नामालूम तरीके से एक रूटीन के तहत गुजर जाता है और बाद में वह गुजरा हुआ बार बार हर क्षण महसूस होता रहता है। अनुभव बीत जाता है, अनुभूति का एहसास भीतरी तहों में दुबक कर बैठ जाता है। पहली और दूसरी, शायद तीसरी बैठक तक मरीज थी वे चिकित्सक, और शायद तीसरी बैठक के बाद ही वे चिकित्सक से उसके सर्वश्रेष्ठ हो गए। वह मरीज से उनकी दीवानी हो गई। जब उम्र में कच्चापन था, तब जब उसने जिस सर्वश्रेष्ठ की कल्पना की रही होगी, शायद वह 35 के लपेटे में है और उनके नाम के आगे बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी हुई हैं, तो 40 से कम भी नहीं होंगे। जब वह उम्र के खूबसूरत और ताजा मोड़ पर भी थी और खूब अच्छी तरह जानती थी कॉलेज के जूनियर सीनियर लड़के और एडॉक के पीपर सानिया सर उस पर कुर्बान है, तब भी वह किसी की ओर आकृष्ट नहीं हुई थी। उन दिनों उसे अपने अनित्य सौंदर्य का कुछ इस कदर गुमान था कि वह किसी को अपने जोड़ का नहीं समझती थी। उसे किसी सर्वश्रेष्ठ की तलाश थी, तलाश नहीं प्रतीक्षा थी, और उसे विश्वास था ईश्वर ने कहीं एक सर्वश्रेष्ठ उसके लिए रख छोड़ा है, जो उसे निश्चित रूप से मिलेगा। उसे सर्वश्रेष्ठ की साथ थी और पति रूप में निहायत औसत किस्म का केशव मिल गया। उसने भाग्य का लेख मानकर केशव को स्वीकार तो कर लिया, पर विरोध स्वरूप उससे जरूरत भर को बोलती थी। वर्ष 2 वर्ष बाद जब सहज रूप से बोलने लगी, तब केशव हंसा। अंबिका, मैं तो डर गया था। पंडित जी, अंबिका के पिताजी, ने मुझे गूंगी लड़की थमा दी है, पर नहीं, तुम्हें तो बोलना आता है। और इस तरह सब ठीक ठाक चलने लगा। तो फिर अब क्या हो रहा है? अंबिका को किसी परिवर्तन की चाह है, या उसका आसमानी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर व्यास के रूप में अवतरित हो गया है? कुछ तो है। अंबिका डॉक्टर व्यास, उनका चेहरा, उनका स्वर, उनका व्यक्तित्व अंबिका पर सम्मोहन डाल रहा है। एक भंवर है, डूब जाने के जोखिम से भिज्ञ होते हुए भी जिसमें डूब जाने को जी करता है। अंबिका चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहती थी। उसे औषधि और इंजेक्शन से तो अरुचि है ही। उससे भी बड़ा भय यह कि डॉक्टर कोई गंभीर बीमारी बता देंगे और वह उस बड़ी बीमारी का नाम सुनकर पहले से अधिक पीड़ित, आतंकित और रुग्ण हो जाएगी। अंबिका इधर के 1-2 वर्षों में अजब सुस्ती, उदासी, निराशा, निष्क्रियता और साथ से घिरती गई है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा विगत 15 वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए वह अपनी उदासी और शिथिलता का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं बता सकती। उसे नहीं मालूम क्या करना चाहती है, पर कुछ करना चाहती है। उसे नहीं मालूम क्या पाना चाहती है। कुछ कमी सी लगती है, और जब ढूंढने लगती है तो पाती है उसके पास सब कुछ है। फिर क्या, पता नहीं। जीवन, जगत, केशव सब निरस, निरर्थक, निष्प्रयोजन लगते हैं। अनिद्रा, भूख न लगना, वजन घटना और अब उदरशूल। खुश रहा करो, तुम खुश रहती हो तो घर का माहौल अच्छा रहता है। केशव अपनी व्यावसायिक व्यस्तता के बीच यह सरल सी बात कहता है तो अंबिका सोच में पड़ जाती है। केशव कभी भी किसी स्थिति को देखकर असहज क्यों नहीं होता? और जब इंट्राक्यूनाल के वृहद सेवन से उदरशूल नहीं रुका, तो केशव ने दर्द को गंभीरता से लेते हुए अपने घर से थोड़ी दूर रहने वाले अपने मित्र श्रीनिकेत से चर्चा की। अंबिका को किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? केशव, तुमने अब तक बताया नहीं, यहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि किरण व्यास हैं। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिस्ट, उनके नाम के साथ पता नहीं कितनी डिग्रियां जुड़ी हुई हैं। उनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। दर्द कैसा भी हो, आगे चलकर खतरा बढ़ाता है, दिखा लो। और अंबिका को चिकित्सक के पास जाना पड़ा। डॉक्टर व्यास के घर के गेट पर नेवी ब्लू मारुति खड़ी थी। अंबिका कार का नंबर देखकर बोली, कितना मजेदार नंबर है, 10-20। व्यास का काम निराला है तो उसकी कार का नंबर भी निराला है। चलिए, 420 नहीं है। श्रीनिकेत ने मजाक करने की कोशिश की। जल्दी ही डॉक्टर व्यास अवतरित हुए।
अंबिका को नहीं मालूम सबसे पहली बार वे कैसे दिख रहे थे। अरे श्रीनिकेत, आओ आओ, यहाँ ड्राइंग रूम में आओ। अंबिका को नहीं मालूम तब उनका स्वर कैसा था। पेशेंट लाया हूँ। श्रीनिकेत उठकर खड़ा हो गया, केशव और अंबिका भी। अच्छा। डॉक्टर व्यास ने केशव और अंबिका को बारी बारी विलोका। अंबिका को नहीं मालूम उनकी चितवन कैसी थी। श्रीनिकेत ने परिचय कराया। ये मेरे मित्र केशव पुराणिक और ये इनकी धर्मपत्नी, तुम्हारी पेशेंट। आइए, अंदर आइए। डॉक्टर व्यास सबको करला कक्ष में ले आए। अंबिका को नहीं मालूम तब उनका चेहरा कैसा था। हाँ बताइए। डॉक्टर व्यास ने अंबिका को ताका। अंबिका के स्थान पर केशव ने बताना शुरू किया। सर, इधर कोई 1 साल से ये सुस्त। पेशेंट को बताने दीजिए। डॉक्टर व्यास हाथ के संकेत से केशव को रोककर अंबिका से बोले। हाँ बताइए। पेट में दर्द और भारीपन रहता है, ठीक से समझ नहीं आता पेट भारी है या दर्द हो रहा है। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वजन कम हो रहा है, सुस्ती बनी रहती है। अंबिका ने यही प्रमुख समस्याएं बताईं। और कुछ? अंबिका ने फिर भिन्न प्रकार से घुमा फिराकर वही बातें कई बार दोहराईं। वस्तुतः उसे लग रहा था वह अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रही है। ठीक है। डॉक्टर व्यास सोफे से उठे और अंबिका के पास दीवान पर आकर बैठ गए। अंबिका को नहीं मालूम उनकी देह परिमल कैसी थी। डॉक्टर व्यास ने उसकी नाड़ी पकड़कर पल्स रेटिंग देखी, जीभ और आंखों की जांच की, रक्तचाप मापा, आला लगाकर छाती और पीठ की जांच की, दीवान पर लेटने को कहा और पेट में उंगलियों से दबाव डालकर जांचा परखा। अंबिका ने बाईं ओर संकेत कर बताया कि किस स्थल पर दबाने से अधिक दर्द हुआ। अंबिका को नहीं मालूम उनका स्पर्श कैसा था। उस सब के उपरांत डॉक्टर व्यास बरामदे में रखी वेइंग मशीन उठा लाए। वजन लीजिए तो। अंबिका मशीन पर खड़ी हो गई और डॉक्टर व्यास भूमि पर उकड़ू बैठकर रीडिंग देखने लगे। 60। अरे तो आपकी ऊंचाई के अनुसार यह आदर्श वजन है। इधर 8-10 किलो वजन घटा है। तब आप ओवरवेट रही होंगी। लोग तो वजन घटाने के लिए बड़े जतन करते हैं। आपकी वजन सही है। डॉक्टर व्यास हंसते हुए बोले। अंबिका को नहीं मालूम उनकी हंसी कैसी थी। खांसी आती है? नहीं। सांस फूलती है? नहीं। बुखार, चेस्ट में पेन? नहीं। बस लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट और पेट दर्द। तनाव तो नहीं रहता? नहीं तो। अंबिका ने डॉक्टर व्यास के चेहरे पर सरसरी निगाह डालकर पलकें झुका ली। अंबिका किसी पुरुष से दृष्टि मिलाकर बात नहीं कर पाती। उसकी पलकें या तो बार बार झपकती हैं या दृष्टि को साधे रखने के प्रयास में चेहरा कुछ खिंच सा जाता है। डॉक्टर व्यास ने पर्चे में ब्लड शुगर, ESR, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आदि जांच कराने के निर्देश लिख दिए थे। ये टेस्ट कराने होंगे। तुम्हारी क्या ओपिनियन बनती है? श्रीनिकेत ने औचक पूछ लिया। ओपिनियन रिपोर्ट के बाद बता दूंगा। आज मेडिकल साइंस इतना विकसित हो गया है तो हमें जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। घर पहुंचकर अंबिका शिथिल थी और केशव उसे देर तक समझाता संभालता रहा। फिर सब कुछ चमत्कारिक ढंग से घटता गया। अंबिका को संभावित बीमारी ने निराश किया, पर अनूठा एहसास भी हुआ। एक नया अनुभव जो अब तक नहीं हुआ, कभी सोचा नहीं था ऐसा होता है। अब डॉक्टर व्यास फकत एक चिकित्सक नहीं थे, वे अंबिका को लगभग चमत्कारिक ढंग से अपनी ओर खींच रहे थे। अंबिका रात में बिछावन पर आई तो जेहन में डॉक्टर व्यास ठहरे हुए थे। 6 फुटी गेहुआ आकृति। अंबिका को सबसे पहले उनका स्पर्श याद आया। डॉक्टर व्यास ने उसकी नब्ज देखते हेतु उनकी कलाई में पड़ी चूड़ियों को उंगलियों से सरकाया था। पीठ पर आला रखते हुए चोटी आगे की ओर की थी। आंखों की जांच करते हुए पलकों पर अंगूठे को टिकाया था। अंबिका ने पलकें मूंदकर उन पर बहुत मुलायमियत से तर्जनी फेरी। पलकों में इस तरह सिहरन हुई जैसे डॉक्टर व्यास का स्पर्श अभी वहां है। पेट पर उनकी गर्म उंगलियों का दबाव अब भी बना हुआ है। डॉक्टर व्यास, आपका गर्म करारा स्पर्श जादुई है। शायद आपके स्पर्श से तरंगें उत्पन्न होती हैं जो मुझे आवेशित कर रही हैं। अंबिका को याद आया, वेइंग मशीन पर उसका वजन देखते हुए वे उकड़ू बैठकर मशीन पर झुके हुए थे। डॉक्टर व्यास, यह आपकी बहुत सरल पर बहुत प्रभावी मुद्रा थी। डॉक्टर व्यास की हंसी। डॉक्टर व्यास, ऐसी संयत सलीकेदार हंसी मैंने पहली बार ही देखी है। आप शायद जानते हैं, हंसने का तरीका मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाता और बिगाड़ता है। डॉक्टर व्यास की दृष्टि
यह दृष्टि अंबिका को ऐने चेहरे पर फिसलती हुई मालूम हो रही थी। डॉक्टर व्यास, आपकी दृष्टि की भेदन क्षमता असाधारण है। डॉक्टर व्यास का चेहरा, इस चेहरे की खासियत। हाँ डॉक्टर व्यास, आपके दांत बहुत उजले हैं, वो आपके तेजस्वी चेहरे को प्राकृतिक दमक देते हैं। और यह जो बात करते हुए आप क्षणांश के लिए पलकें मूंद कर खोलते हैं, वह अद्भुत है। मैंने पुष्प को कभी खिलते हुए नहीं देखा, फिर भी सोचती हूँ वह इस तरह बहुत आहिस्ता और नरमाई से खिलता होगा। डॉक्टर व्यास की उम्र। डॉक्टर व्यास, आप बहुत युवा दिखते हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और अब स्थापित चिकित्सक हैं, तो 40 से कम के नहीं होंगे। अंबिका बड़ी देर तक उनकी उम्र के आंकड़ों में उलझी रही। अंबिका की दशा विचित्र थी। डॉक्टर व्यास जब बहुत समीप थे तब उनका समीप होना नहीं जाना, और इस वक्त जब वे अपने घर में मीठी नींद सो रहे होंगे तब उनके समीप होने का बोध हो रहा है। जी चाहा कार स्टार्ट कर इसी वक्त डॉक्टर व्यास के घर पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ हो गया है। आप क्लिनिकली एक्सप्लेन करेंगे मुझे क्या हुआ है? पल्स देखिए, ब्लड प्रेशर मापिए, स्टेथोस्कोप से जांच। अच्छा, ये पेट में दर्द इस तरह जो रात अपनी शांति और निस्पंदन के कारण अंबिका को उदार और मलिन लगती थी, वह आज सुंदर लग रही है। बहुत दिनों के बाद, वर्षों बाद, उसने पुलक में भरते हुए करवट बदली और सामने केशव दिख गया। सांसों का संतुलन बताता है केशव गहरी नींद में है। अंबिका निद्रामग्न केशव को देखती रही। केशव बहुत नियमित, लगभग तराशी हुई दिनचर्या जीता है। इसकी दिनचर्या में जोड़ घटाव की गुंजाइश नहीं होती। अंबिका को उसे प्रत्यक्षतः कोई शिकायत, जो सचमुच शिकायत मानी जाए, नहीं है। बस बहुत सी छोटी छोटी आम किस्म की रूठने मनाने वाली शिकायतें रही हैं। फिर भी वह इधर के वर्षों में अजब खींच, चिड़चिड़ेपन से भरती गई है। संबंधों की नियमितता और एक रस्ता से उपजे ठहराव, ठंडेपन, सड़ांध, जड़ता के कारण उसके भीतर का वह सब मरता गया है जो कभी जीवित हुआ करता था। वह घंटों अकेली पड़ी रहती, चाहती मस्तिष्क में विचारों का दबाव न रहे और शून्यात्मक स्थिति में विश्राम की अवस्था में पड़ी रहे। गहन विषाद और निराशा का दौर ऐसा आया जब उसे लगने लगा कि जिंदगी को जिस तरह जी रही है उस तरह नहीं जीना चाहती है। किस तरह जिए नहीं जानती, बस इस तरह नहीं। इस तरह जीते हुए सब कुछ रस्म अदायगी सा लगने लगता है, प्रायोजित सा, नियतिबद्ध, एक बाध्यता। वह वैसे भी मितभाषणी रही है और इधर 1-2 वर्षों में उसका केशव से जरूरी बातों के अलावा सीधा संवाद कम ही हुआ। सोचती अवश्य कि दिन भर के बाद जब केशव लौटेगा वह उसका जोरदार स्वागत कर दिन भर का ब्यौरा देगी। पर जब केशव सामने आता है तो उस पर एक श्रलथ भाव तारी हो जाता है और लगता उल्लेखनीय कुछ भी घटित नहीं हुआ जिसे रेखांकित कर केशव को बताया जाए। अंबिका अपने अवसाद का कारण ढूंढती तो कारण न मिलता। कमी, प्रत्यक्षता कुछ भी नहीं। असंतोष, अतृप्ति, तृष्णा मालूम नहीं। फिर क्या, पता नहीं। और आज डॉक्टर व्यास के संदर्भ में सोचते हुए उसे एकाएक सब कुछ अच्छा और सुंदर लगने लगा है। जिंदगी भी, जिंदगी कैसी भी हो, इतनी महत्वहीन नहीं होती कि बाध्यता की तरह जी जाए। अंबिका की इच्छा हो रही थी जाए और डॉक्टर व्यास को ध्यान से, खूब गहरी दृष्टि से देखे, पर अब तो बॉम्बे वाली रिपोर्ट आ जाने के बाद ही संभव होगा, जो कि 10 दिन बाद मिलेगी। डॉक्टर व्यास की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंबिका ने श्रीनिकेत से पूछ ही लिया, डॉक्टर व्यास की बड़ी ख्याति है, जबकि उम्र कुछ खास नहीं होगी। मेरी ही उम्र के हैं, 40-42 के। व्यास की पत्नी भी डॉक्टर है, उनकी पोस्टिंग इटारसी में है। डॉक्टर व्यास की पत्नी का यहाँ न होना अंबिका को अपने अनुकूल प्रतीत हुआ। उसका चेहरा चमक उठा, वह अपने आप में मुस्कुरा दी। बेल बजाने पर मिट्ठू बाहर निकला और उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। जल्द ही डॉक्टर व्यास आ गए। कैसी हैं आप? अंबिका ने लक्ष्य किया। उसे देखकर डॉक्टर व्यास की आंखें उत्साह से खिल उठी हैं। यह तो रिपोर्ट देखकर आप ही बताएंगे। अंबिका ने बड़ी मोहक मुद्रा में गर्दन तिर्यक करके कहा। देखें रिपोर्ट क्या कहती है। वैसे आज आप स्वस्थ दिखाई पड़ती हैं, पहले दिन नर्वस दिख रही थी। डॉक्टर व्यास रिपोर्ट देखने लगे। यस, इन्फेक्शन है, कॉक्स एब्डोमेन। अच्छी बात यह है कि इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हो गया। यह रोग दुसाध्य नहीं है। डॉक्टर व्यास पर्चा लिखते हुए अंबिका को बहुत कुछ समझाते। वे फीस नहीं लेते हैं और बार बार जाना भद्दा लगता है। 1 माह बाद बुलाया है, तभी चलेंगे।
उन्होंने कहा था कि बीच में कोई तकलीफ हो तो आ जाएं। मुझे तकलीफ है, मैं हार्ट डिसीज, कैंसर, पता नहीं क्या क्या रात भर सोचती रही और तुम गंभीरता से नहीं ले रहे हो। अंबिका, तुम शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से अधिक बीमार हो। धैर्य से काम लो। तकलीफ रहे तो धैर्य छूटने लगता है। वे फीस नहीं लेते हैं और बार बार जाना भद्दा लगता है। 1 माह बाद बुलाया है, तभी चलेंगे। उन्होंने कहा था कि बीच में कोई तकलीफ हो तो आ जाएं। मुझे तकलीफ है, मैं हार्ट डिसीज, कैंसर, पता नहीं क्या क्या रात भर सोचती रही और तुम गंभीरता से नहीं ले रहे हो। अंबिका, तुम शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से अधिक बीमार हो। धैर्य से काम लो। तकलीफ रहे तो धैर्य छूटने लगता है। अंबिका ने तीक्ष्ण स्वर में कह दिया। देखते हैं, श्रीनिकेत से बात करूंगा। अंबिका गर्म हो जाए तो केशव इसी तरह आत्मसमर्पण कर देता है। श्रीनिकेत क्यों? श्रीनिकेत की उपस्थिति में डॉक्टर साहब फीस लेने में सकुचाते हैं। हम अकेले जाएं तो ले लेंगे। ले लें तो अच्छा है, संकोच तो ना होगा। डॉक्टर व्यास ने अंबिका का ब्लड प्रेशर लिया, स्टेथोस्कोप से जांच की, पेट टटोला, कहने लगे। आप अंबिका जी घबरा गई हैं, आप सोचती अधिक हैं। हाँ, कैंसर तक पहुंच चुकी हैं, जवाब केशव ने दिया। सुनकर डॉक्टर व्यास अंबिका की ओर देखकर हंसने लगे। मैं बैठा हूं ना। कुछ है इस दृष्टि में, एक ऐसा समर्पित भाव जैसे डॉक्टर व्यास सिर्फ उसी के लिए बने हैं। आपको दिखा लिया तो अब अच्छा लग रहा है। मैं सचमुच बहुत डिप्रेस्ड थी। मैं कहता था कुछ नहीं, बेकार आपको परेशान किया। केशव संकुचित हो आया। यहां ना आती तो परेशान रहती। डॉक्टर कह दें, चिंता की कोई बात नहीं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मरीज पर पड़ता है और वह स्वस्थ अनुभव करता है। अंबिका जी, ये एक लंबा कोर्स है, धैर्य चाहता है। टेंशन मत लीजिए। वैसे आज की सबसे बड़ी समस्या टेंशन ही है। वर्क प्रेशर, टेंशन, पॉल्यूशन, तनाव को दूर करने के लिए हमें फिर से ध्यान और योग की ओर लौटना चाहिए। तनाव मुक्ति के लिए शवासन उत्तम साधन है। मैंने जब से शवासन और टहलना शुरू किया, रिलैक्स रहता हूँ। आपके लिए टहलना और शवासन लाभप्रद होगा। बात समाप्त करते हुए शायद उन्हें ध्यान आया हो वे अंबिका पर ही केंद्रित रहे हैं, अतः केशव की ओर मुखातिब हुए। पुराणिक जी, शवासन आप भी कर सकते हैं। वर्क टेंशन तो आपको भी रहता होगा। अभी तो सबसे बड़ा टेंशन धर्मपत्नी का है। केशव ने तर्जनी से अंबिका की ओर संकेत किया। इस पर डॉक्टर व्यास अंबिका की ओर देखकर हंसे। वह हंसी अंबिका की नसों में विद्युत धारा बनकर प्रवाहित होने लगी। बोली, आप एलोपैथी वाले ध्यान योग पर आस्था रखते हैं? यह अद्भुत है। परिणाम को देखकर आस्था हो जाती है। मैं भी कभी डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ और ध्यान से लाभ हुआ है। ध्यान के अभ्यास से शरीर की पूरी रासायनिक क्रिया में परिवर्तन आता है, जो मानसिक शारीरिक व्याधियों को दूर करने में हेल्प करता है। अंबिका पूछना चाहती थी, डॉक्टर व्यास, आपके डिप्रेशन का कारण, आपका जीवन चक्र, मेरे बारे में आपकी राय नहीं पूछ सकी। विवेक का सख्त नियंत्रण और चेतना पर पड़ता यथार्थ का दबाव साहस को छीड़ कर देता है। चलते हुए केशव ने 100 का नोट टेबल पर रखे पेपर वेट से दबा दिया। सेंटर टेबल पर ही बटुआ रखा था। औपचारिकता न करें। डॉक्टर व्यास वह नोट अंबिका के बटुए में डालने लगे। नहीं, प्लीज। बटुआ छीनने के प्रयास में अंबिका और डॉक्टर व्यास के हाथ टकरा गए। डॉक्टर व्यास ने अनायास अथवा सयास अंबिका की कलाई पकड़ी और नोट उसकी हथेली पर रख दिया। बिल्कुल नहीं। जब तक अंबिका समझ पाती उस क्षण क्या घट गया, तब तक डॉक्टर व्यास उसकी कलाई मुक्त कर चुके थे। ओहो डॉक्टर व्यास, आपने ये क्या किया? मेरा सब कुछ हरण कर लिया। अंबिका का चित्त अशांत है, चित्त को शांत करना है। वह शवासन के लिए प्रवृत्त हो भूमि पर कंबल बिछाकर लेट गई। डॉक्टर व्यास का स्वर प्रतिध्वनि होने लगा। ध्यान योग का 7वां अंक है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान में आने के लिए शवासन द्वारा मन और शरीर को शिथिल किया जाता है। आंखें बंद करें, दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाएं, पैरों के दोनों अंगूठों को ढीला छोड़ें, दोनों भुजाओं को पैरों के दाएं बाएं रख हथेलियां खुली और ढीली रखें। सोचें कि पैरों के अंगूठे ढीले पड़कर सुन्न हो रहे हैं। फिर उंगलियों तलवों को शिथिल पड़ता महसूस करें। अंबिका को अंगूठे सुन्न होते जान नहीं पड़ते। जेहन में मौजूद डॉक्टर व्यास उत्पात मचा रहे हैं। मन को दोनों पिंडलियों पर केंद्रित करें। पिंडलियों घुटनों को सुन्न होता महसूस करें। पैरों की मांसपेशियों का कसाव ढीला पड़ेगा और ऐसा आभास होगा पैर शरीर में है ही नहीं।
पिंडलियां घुटने सुन्न होते नहीं जान पड़ रहे। डॉक्टर व्यास घुसपैठ कर रहे हैं। इसी प्रकार क्रमवार रूप से पेट, कमर, हृदय, छाती, पीठ, कंधे, कोहनी, भुजा, कलाई, मणिबंध, हाथ की उंगलियों को सुन्न होता महसूस करें। आभास होगा गर्दन और चेहरे की मांसपेशियों को आराम मिल रहा है। चेहरे में रक्त प्रवाह बढ़ गया है। श्वास सहज गति से हो रही है। प्रक्रिया के बीच शरीर के किसी भाग को न हिलाएं। नहीं, अंबिका ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। पेट, कमर को शिथिल होता महसूस। छाती, चेहरा, बाल। डॉक्टर व्यास पीछा नहीं छोड़ते। पूरे शरीर को शिथिल करने में प्रायः आधा घंटा लगता है। शरीर विश्राम अवस्था में सोया हुआ है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति चुंबक की भांति शरीर के फाइबर सेल्स को भीतर से खींच रही है। डॉक्टर व्यास, आप मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं और मैं नन्हे बारीक लोह कणों की तरह आपकी दिशा में खींची चली जा रही हूं। अंबिका योग मुद्रा छोड़कर उठ बैठी। ऐसे झटके से उठी कि कंबल उसके पास सिमट आया। इस तरह फिर से शरीर भारी लगने लगेगा। यही है शवासन। शवासन की ऐसी की तैसी। अंबिका डॉक्टर व्यास के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं पा रही है। उसने दोनों हाथों से कनपटियां थाम ली। कनपटियां तप्त हैं। यह क्या हो रहा है? इस बार भी डॉक्टर व्यास ने उनका आत्मीय स्वागत किया, बल्कि चाय भी पिलाई। रूटीन चेकअप के उपरांत कहा, आर्सेनेक्स खाली पेट खाती रहना। 1 माह बाद इसकी पोटेंसी कम की जाएगी। अंबिका चाहती थी डॉक्टर व्यास बोलते रहे, वह सुनती रहे। वहीं सामने बैठे रहे, वह देखती रहे। उनकी समीपता का एहसास गुदगुदाता रहे। अंबिका के भीतर उस क्षण परम आनंद का स्फुरण हुआ। यह आनंद कभी समाप्त न हो। आनंद ही आनंद। अंबिका के भीतर वह सब जो मरता जा रहा था लहलहा कर जी उठा, बल्कि उसे लगता है मेरा कुछ भी नहीं था। अंबिका जिंदगी जीने का गुण सीख रही है। जिंदगी जीने का गुण। कोई भी क्षण अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बिना गुजरने न पाए। जी विषा प्रबलतम रूप में हो और जिंदगी को उसके समूचेपन के साथ जिया जाए कि जिंदगी हर हाल में बेशकीमती और खूबसूरत है। डॉक्टर व्यास से मिलने के बाद अंबिका को लगता है जीवन नितांत व्यक्तिगत मामला है और इसे अपने तरीके से जिया जाना चाहिए। समाज के नियम इस व्यक्तिगत जीवन को बाधित न करे। वह सोचती है उसे जीवन की पुनर्चित का अवसर मिले तो वह उसकी पुनर्चित जीवन का आरंभ डॉक्टर व्यास के साथ करना चाहेगी। पुनर्रचना। डॉक्टर व्यास अंबिका अपनी सोच पर मुस्कुरा कर रह जाती है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी में डॉक्टर व्यास मिल गए तो अंबिका ने अतिरेक में भरते हुए मन ही मन कहा, ओहो भाग्य। अंबिका दोनों बेटियों के साथ इधर उधर घूमकर चीजें देख रही थी। ऐन सामने डॉक्टर व्यास आ खड़े हुए। अंबिका जी कैसी हैं? ठीक हूं। भीड़ के नाना स्वरों के बीच उसे कुछ तेज बोलना चाहिए था, पर वह बुदबुदा ही पाई। उन्होंने फिर भी सुन लिया। आप एकदम स्वस्थ लग रही हैं। हाँ, बेटर फील करती हूँ। किसी दिन रूटीन चेकअप के लिए आऊंगी। कुछ परचेज किया? ये 2 ऑडियो कैसेट। सोने से पहले संगीत सुनना अच्छा लगता है। संगीत मुझे भी पसंद है। अंबिका ने झूठ कहा। बेटियां फिल्मी गाने सुनती हैं तो वह चीख पड़ती है, वॉल्यूम कम करो। कपाल फटने लगा। अंबिका डॉक्टर व्यास को बातों में उलझाए रखना चाहती थी, पर उसे एक भी मुद्दा सूझ नहीं पड़ा। जिसके बारे में बहुत सोचो उसके सामने आ जाने पर मनुष्य शायद इसी तरह बावरा हो जाता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। पीछे से किसी ने डॉक्टर व्यास को पुकार लिया और वे एक्सक्यूज में कहते हुए चले गए। तब अंबिका को एक साथ बहुत सी बातें याद आ गईं। सबसे पहले ये कि उनसे कभी घर आने का आग्रह करना चाहती थी। अंबिका को निरंतर महसूस होता रहा 2 आंखें उसका पीछा कर रही हैं और उसने उत्साह में आकर बेटियों की पसंद की बहुत सी चीजें खरीद डाली। उसके इस उदात्त भाव पर लड़कियां चकित थीं। अंबिका के वश में होता तो वह सारा जहान खरीद लेती। अंबिका के बहुत सारे ख्वाब एक साथ सामने आ रहे हैं, बेशुमार ख्वाब। वह सोचती थी जिंदगी ख्वाबों से खाली हो चुकी है, जबकि ख्वाब कभी नहीं मरते। मनुष्य जिंदगी भर ख्वाबों के संचय में लगा रहता है, भले ही वह ख्वाबों का संचित होना जान न पाए। यह एक अनथक प्रयास है जो जीवन के ठीक सबसे अंतिम क्षण में जाकर थमता है। अंबिका के भीतर राग, भोग, शोक, पीड़ा, कामना, भय, जिजीविषा, स्वप्न सब कुछ मौजूद है। कुछ भी चूका नहीं है। अंबिका बिछावन में लेटी हुई ठंडी गहरी सांसें छोड़ती है। जिस शख्स ने जीवन के प्रति मोह जागृत किया
उसे नहीं कह सकती, वह उसकी चाहना करने लगी है। इंसान यहाँ पर बंधा हुआ होता है। ये सारे पहरे प्रेम पर ही क्यों लगाए जाते हैं? मनुष्य हर किसी से शत्रुता, घृणा, प्रतिद्वंदिता, संघर्ष करने के लिए स्वतंत्र है, पर यह किसी से प्रेम नहीं कर सकता। अंबिका उस व्यक्ति से भी प्रेम करने के लिए सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं मानी जा सकती, जिसके कारण उसने अवसाद और निराशा के व्यूह से निकलना सीखा है। वर्जित फल, समाज और समाज के नीतिबद्ध कायदे। अंबिका चेकअप के लिए डॉक्टर व्यास के घर को निकली तो केशव के साथ श्रीनिकेत भी था। अंबिका श्रीनिकेत से बोली, डॉक्टर व्यास फीस नहीं लेते हैं, हमें संकोच होता है, क्या कभी उन्हें रात्रि भोज पर बुलाया जाए? शर्त बस इतनी सी कि भोज में मैं भी रहूंगा। श्रीनिकेत ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। चलो इसी बहाने हमें भी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। केशव ने प्रस्ताव पारित कर दिया। केशव व्यवसायी है और व्यावसायिक कारणों से अधिकारियों, नेताओं, व्यवसायियों को कभी घर कभी बाहर भोज पर आमंत्रित करता रहता है। वह इस तरह संबंध विकसित करने को व्यवसाय के पार्ट के रूप में देखता है। डॉक्टर व्यास ने अंबिका का वजन किया, रक्तचाप मापा, सुबह खाने वाली गोली में परिवर्तन किया। तब पश्चात श्रीनिकेत ने रात्रि भोज का आमंत्रण दिया। अंबिका जी पेशेंट हैं और श्रीनिकेत तुम पेशेंट पर भार डाल रहे हो, कहते हुए डॉक्टर व्यास ने अंबिका को ताका। पेशेंट कहाँ हूँ, रूटीन वर्क करती हूँ, आप आएं, हमें अच्छा लगेगा। अंबिका तत्परता में बोल गई, यह होती है स्पिरिट, जरूर आऊंगा। अंबिका ने सारा काम बड़ी स्फूर्ति से, लगभग उन्मत्त भाव से संपन्न कर डाला। 56 भोग तैयार किए, खुद भी रुचि से तैयार हुई। माँ को बनी ठनी देखकर निन्नी उत्फुल्ल हो गई। इधर 1-2 वर्षों से वे दोनों अंबिका को मुंह गाड़े उदास बिस्तर पर पसरी हुई देखती थीं और उनकी दिनचर्या प्रभावित होती थी। मम्मा इसी तरह खूब अच्छी साड़ियाँ पहना करो, हमें अच्छा लगता है। निन्नी बोली, मामा तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। निम्मी बोली, पर मामा तुम्हारे डॉक्टर तो अभी तक नहीं आए। निन्नी बोली, तुम्हारे डॉक्टर यानी मेरे डॉक्टर? डॉक्टर व्यास, आप मेरे डॉक्टर बनना पसंद करेंगे? एक विजयी चमक अंबिका के अंतस में फूटी और स्निग्ध कपोलों पर लालिमा बनकर छा गई। डॉक्टर व्यास की दृष्टि का अनुगमन कर रही अंबिका स्पष्ट रूप से महसूस कर रही है, वे घर की सुव्यवस्था निहारते हुए कनखी से उसका निरीक्षण किए डालते हैं। डॉक्टर व्यास, आप मुझसे प्रभावित हैं, इसका स्पष्ट संकेत देंगे। पौराणिक जी, आपका घर बड़ा खूबसूरत है, डॉक्टर व्यास कह रहे हैं। डॉक्टर व्यास, मुझे मालूम है, घर के बहाने आप मेरी सराहना कर रहे हैं। हमारी होम मिनिस्टर का कमाल है, केशव ने अंबिका की ओर इंगित किया। होम मिनिस्टर? डॉक्टर व्यास हंसने लगे। आपके होम मिनिस्टर ने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। खाने के बहाने मेरी सराहना? बढ़िया खाना मिल जाए तो आदमी का दिन सफल हो जाता है। डॉक्टर व्यास ने एक क्षण को आंखें मूंदी, फिर खोल दी। डॉक्टर व्यास, इन आंखों में मेरे लिए कुछ है, मैं जानती हूँ। डॉक्टर व्यास ने कई मुद्दों पर बातें की। चलने से पूर्व कॉफी समाप्त करते हुए डॉक्टर व्यास ने अंबिका से पूछा, अब कैसा फील करती हैं? कैसा फील करती हूँ? ताप, धीमा नशा, खुमारी, बहुत मध्यम करंट की गुदगुदी भरी झंझनाहट, अकुलाहट, बेचैनी। आपको जानना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, महसूस चाहती हूँ, महसूसना चाहती हूँ। मैं अपनी फीलिंग पूरी तरह बता नहीं पाऊंगी और आप भी क्लिनिकली एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे। प्रत्यक्षतः बोली, बेटर फील करती हूँ, पहले मन एकदम उचाट था। डॉक्टर साहब, ये पेट दर्द से कैंसर तक पहुंच चुकी थी और हम इनके राम नाम सत्य की प्रतीक्षा में थे, केशव ने कहा तो अंबिका ने उनकी ओर दृष्टि संधान किया। ऐसी बातें कहने की हैं? ओ गॉड, डॉक्टर व्यास हंसे। डॉक्टर व्यास, आप हंसते हुए बहुत जचते हैं। अंबिका जी, आप अपनी पोजीशन को नॉर्मल समझिए। कॉक्स एब्डोमेन के बहुत मरीजों की आंत में अवरोध हो जाता है और सर्जरी करनी पड़ती है। टेंशन न लें, जब भी कंसल्ट करना चाहें घर आ जाएं, फ़ोन कर लें। रसोई समेटकर अंबिका लेटी तो दिन भर का लेखा जोखा सामने था। आज वह अपना चरित्र चित्रण करने लगी। मैं स्वभाव से छलिया भी नहीं हूँ, केशव के साथ छल नहीं करना चाहती। ठीक है, केशव के प्रति मैं विरक्ति महसूस करने लगी थी, पर किसी अन्य के प्रति आसक्त नहीं थी। मैं स्वभाव से साहसी भी नहीं हूँ। कभी डॉक्टर व्यास प्रेम को अभिव्यक्त करें तो बहुत संभव है मैं घबरा जाऊंगी और इस घबराहट में इनकार कर दूंगी, दुत्कार भी सकती हूँ। और कभी चुनाव की स्थिति बनी तब किसी एक के लिए, फिर ये कोई एक डॉक्टर व्यास ही क्यों ना हो,
अपने घर परिवार से उदासीन हो जाना आसान नहीं होगा। और केशव, यह सच है, इसकी संगत में अब दोहराव लगता है, पर इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। और फिर केशव एक इकाई मात्र नहीं है, इसे घर, बच्चियां, सामाजिक संदर्भों के साथ समग्र रूप में देखना पड़ता है। यदि सामाजिक दबाव न हो तो भी केशव को नहीं छोड़ सकूंगी। हाँ, डॉक्टर व्यास के लिए भी नहीं। मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं केशव को ही प्यार करती हूँ, और अब डॉक्टर व्यास को भी प्यार करने लगी हूँ। इस ही और भी में मूल और सूत का संबंध है। अंबिका उदांत है। क्या एक स्त्री दो पुरुषों को समभाव से प्रेम नहीं कर सकती? संतानों, माता पिता को समान रूप से प्रेम कर सकती है, तो एक से अधिक पुरुषों से प्रेम क्यों नहीं कर सकती? यह सामाजिक हो सकता है, पर अस्वाभाविक क्यों? अव्यवहारिक हो सकता है, पर अप्राकृतिक क्यों? अंबिका की दृष्टि सोए हुए केशव की पीठ पर पड़ी। उसे केशव पर बहुत सा प्यार आया और दया भी। केशव, तुम अच्छे पति हो, बहुत बहुत अच्छे। मैं सोचती थी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम खत्म हो चुका है, बस निभाने की जवाबदेही बची है। पर डॉक्टर व्यास के परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए पाती हूँ मैं तुम्हें आज भी प्रेम करती हूँ। यद्यपि यह भी उतना ही सच है, मैं डॉक्टर व्यास को भी प्रेम करने लगी हूँ, उतना ही जितना तुम्हें। तुम समझ सकते हो, प्रेम कोई प्रतिशत नहीं है जो एक ओर बढ़े तो दूसरी ओर घट जाए। प्रेम एक भावना है जिसे 100 की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और न ही विभाजित किया जा सकता है। इसे कोई विशिष्ट प्रतिस्पर्धा भी मत समझो, क्योंकि तुम दोनों में तुलना नहीं हो सकती। तुम दोनों ही अतुलनीय हो। डॉक्टर व्यास तुम्हारा स्थानापन्न नहीं बन सकते, बल्कि उसके लिए मेरे भीतर एक अलग स्थान बन गया है। मुझे लगता है केशव कभी भी किसी का स्थानापन्न नहीं बन सकता, बल्कि सबका अपना अलग स्थान हुआ करता है। एक साथ दो पुरुषों से प्रेम करते हुए मुझे असहज और विचित्र कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा बताओ, तुम कभी एक रास्ता से सन्नस्त नहीं होते? आखिर 15 वर्षों से एक जैसा जीवन जीते रहना कोई छोटी और मामूली त्रासदी नहीं है। या कि तुम इतने व्यस्त रहते हो कि थोड़ा सा ठहर कर कभी जानना नहीं चाहा दाम्पत्य जीवन कैसे बीत रहा है, उत्तम, मध्यम अथवा निकृष्ट। तुम सचमुच इतने परितृप्त हो? तुम सचमुच इतने परितृप्त हो? आखिर 15 वर्षों से एक जैसा जीवन जीते रहना, और तुम्हारे भीतर कुछ घट भी रहा हो, तो उस भेद को मैं कैसे जान सकती हूँ, जैसे कि तुम मेरे भीतर घट रहे को नहीं जान सकते। मैं क्या करूं केशव, मैं डॉक्टर व्यास के प्रति जबरदस्त आकर्षण महसूस करती हूँ। वे मुझे पूर्ण पुरुष लगते हैं, अ कंप्लीट मैन। उन्हें पाने की दुर्दमनीय कामना है। उन्हें लेकर इन दिनों मैं इतनी प्रसन्न और निमग्न हूँ कि मुझे जड़ में चेतना दिखाई पड़ती है। अंबिका को डॉक्टर व्यास का फ़ोन नंबर कंठस्थ हो गया है और उसने पाया। उसकी थरथराती उंगलियां उनका नंबर डायल कर रही हैं। यह एक सुहानी शाम है। कुछ देर पहले हुई बारिश ने मौसम को धो पोंछ दिया है। हेलो। डॉक्टर व्यास की आवाज़ बड़ी कोमलता से उसके भीतर उतरती हुई वृत्ताकार तरंगे बनकर समूची देह में फैल गई। मैं अंबिका। हेलो अंबिका जी। डॉक्टर व्यास के स्वर में अकस्मात तेजी भर गई। इस तेजी ने अंबिका को स्फुर्त कर दिया। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अंबिका ने इस कदर मिठास के साथ पूछा कि सब बनावटी हो गया। नहीं नहीं, बस टहलने निकल रहा था। आपका टहलना जारी है? शुरू कब किया जो जारी रहता? यह गलत बात है। दवाएं अपनी जगह है, एक्सरसाइज अपनी जगह। बच्चों के साथ अपने लिए वक्त कहाँ? शाम को बच्चों के ट्यूटर आ जाते हैं, दूसरे अकेले टहलने जाना ऑकवर्ड लगता है। तो हमारे साथ चलिए। डॉक्टर व्यास हंसे। मजाक कर रहा था, टहलना शुरू कीजिए। मजाक मत कीजिए डॉक्टर व्यास। कोशिश करूंगी। इस कोशिश में ही तो बात बनती नहीं। बाय द वे, फोन कैसे किया? आजकल कुछ वीकनेस लगती है। उठते बैठते हुए बैकबोन में दर्द चिलक सी उठती है। अच्छा अच्छा, आना चाहें कभी भी आ जाएं, देख लूंगा। किसी दिन आती हूँ। तो हमारे साथ चलिए। इस कोशिश में तो बात बनती नहीं, तो हमारे इस कोशिश। डॉक्टर व्यास, आप कुछ संकेत दे रहे हैं। मुझे देखकर आपकी जो आंखों में चमक, चेहरे में तृप्ति, स्वर में आह्लाद समा जाता है, उसमें मेरे प्रति एक नरम भाव है, मैं जानती हूँ। विजय की विधिवत उद्घोषणा नहीं हुई, पर अंबिका को विजय का आभास मिलने लगा है। जी चाह खूब चहचहा कर घर गुंजार कर दे। उसे जो भी सीडी सामने पड़ी दिखी, उसने सीडी प्लेयर में लगाई और तेज वॉल्यूम में संगीत सुनने लगी। हम्मा हम्मा, एक हो गए हम और तुम। अंबिका सुर में सुर मिलाकर गा रही है। उसे याद आया
कभी वह अच्छा गाती थी। अब सब कुछ भूली बिसरी बातें हो गईं। हम थोड़ा थोड़ा बदलते हुए एक दिन इतना बदल जाते हैं कि भूल जाते हैं पहले, बहुत पहले हम कैसे हुआ करते थे। हमारे भीतर का बहुत कुछ पुराना पड़ते हुए पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। निन्नी और मिम्मी ने माँ को गाते थिरकते देखा तो घबरा गईं। निन्नी बोली, मम्मा बंद कीजिए, आपको सरदर्द हो जाएगा। अच्छा लग रहा है। अंबिका ने दोनों लड़कियों को अपने पास बिठा लिया। संगीत में आनंद है, यह दुनियावादी पेचीदगियों से दूर खूबसूरत दुनिया में ले जाता है। अंबिका को लगा वह आज भी बहुत युवा, ताजा, ऊर्जावान, क्रियाशील है। उसके अंतस में ऊर्जा, उत्साह, उमंग की अजस्त्र धार बह रही है। केशव, मुझे रीढ़ में दर्द रहता है, सोचती हूँ डॉक्टर व्यास से कंसल्ट कर लिया जाए। अब रीढ़ में दर्द हो गया? अंबिका, मुझे तो लगता है तुम मानसिक रूप से बीमार हो, कोई ग्रंथि विकार है। ट्रीटमेंट चल रहा है, सिस्टम को नॉर्मल होने में समय लगता है। टहलने को एडवाइस किया तो वह करना नहीं है। डॉक्टर व्यास सोचते होंगे अच्छा मुफ्त का मरीज गले पड़ गया। बता रही हूँ रीढ़ में तकलीफ है। तुम्हारी तकलीफ खत्म होने की बजाय बढ़ रही है, तो तुम्हारा ये स्पेशलिस्ट बेकार है। चलो दिल्ली बॉम्बे कहीं दिखाया जाए। केशव आमतौर पर कटु वचन नहीं कहता। उसे उस समय कुछ व्यवसाय संबंधी अड़चन है और वह भड़क गया। अब ये बात भी नहीं, गड़बड़ा गई अंबिका। वैसे भी उसे रीढ़ में मामूली तकलीफ थी, जो डॉक्टर व्यास के घर जाने का अच्छा बहाना थी। संस्कारों की वर्जनाएं चेतावनी देती रही, फिर भी अंबिका स्वयं कार ड्राइव कर डॉक्टर व्यास के घर चल दी। उन्हें देखने की, महसूस करने की प्यास सी है जो बुझती नहीं। प्यास विचित्र होती है, सोचने मात्र से लगाती है, फिर बुझाए नहीं बुझती। डोरबेल बजाने पर मिट्ठू आया और अंबिका को ड्राइंग रूम में बिठाकर भीतर डॉक्टर व्यास को सूचित करने चला गया। पहले मिट्ठू, अब डॉक्टर व्यास निकलेंगे। इस घर के नियम शायद कभी नहीं बदलते। डॉक्टर व्यास खादी के सफ़ेद कुर्ते पैजामे और उलझे बिखरे बालों में भव्य लग रहे थे। उन्होंने आते ही इधर उधर गर्दन घुमाकर कमरे में फैली खुशबू का स्रोत जानना चाहा। अंबिका झिझकी कि जल्दबाजी में परफ्यूम का प्रयोग कुछ अधिक कर लिया है। असभ्यता सूचक खुशबू बस इतनी ही जो प्राकृतिक लगे। अकेली आई हैं? अंबिका की झिझक बढ़ गई। इस तरह अकेले आने को डॉक्टर व्यास गलत अर्थ में तो नहीं लेंगे। पुराणिक जी को फुर्सत नहीं तो आप पढ़ी लिखी स्त्रियां पति पर इतना डिपेंड क्यों रहना चाहती हैं? आपको तकलीफ है और तकलीफ को गंभीरता से लेकर आप दिखाने आई हैं, यह अच्छी बात है। आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई है, यह मैं कहूँगा। हाँ, आप फ़ोन कर कुछ प्रॉब्लम बता रही थी। डॉक्टर व्यास की आंखें खिल उठी। डॉक्टर व्यास, आपकी खिली आंखें मिथ्या अथवा कृत्रिम नहीं है। ये मेरा स्थान तय करती हैं। वह स्थान जानना चाहती हूँ। पेट ऑलमोस्ट ठीक है, बैकबोन की प्रॉब्लम है। लेट जाइए, देख लेते हैं। अंबिका वांछित एकांत में मनचाहे व्यक्ति का स्पर्श महसूसती रही। कुछ नहीं है, रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री है। ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। एक बार पेट का अल्ट्रासाउंड करा लें, कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, चाय पीजिएगा? मिट्ठू बना रहा है। तो आप डॉक्टर व्यास मुझे चाय के बहाने रोकना चाहते हैं? जी तो करता है यहीं बस जाऊं, पर पी लूंगी। और चाय पीते हुए अंबिका को एक भी कायदे की बात नहीं सूझी जो वहां रुके रहने का कारण बनती, और डॉक्टर व्यास ही कहाँ कुछ कह पाए। कमरे में मौन था और आरामदेह लग रहा था। चाय खत्म कर अंबिका चलने को उद्यत हुई। वे रोकना चाहते थे, पर रोकने का कोई कारण नहीं मिला। वे रास्ते भर उनकी समीक्षा करती रही। डॉक्टर व्यास, आप अरसिक हैं या विमूढ़? क्या आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आपकी ओर आकर्षित हूँ और आपके पास जाने के बहाने ढूंढती हूँ। और यदि आप ये कहें, स्त्री का मन भाप कर ही पुरुष आगे बढ़ता है, तो मन कोई किताब तो नहीं जिसे खोलकर कहूँ, जिसमें आपके लिए संदेश है। आप शायद शुरुआत करने से डरते हैं। यह शुरुआत बहुत कठिन, लगभग असंभव सी स्थिति क्यों होती है? केशव, अभी एक दिन डॉक्टर व्यास मार्केट में मिल गए थे। एक बार फिर अल्ट्रासाउंड कराने को कहा है। अंबिका ने डॉक्टर व्यास के घर जाना छिपा लिया। इस तरह के झूठ मक्कारियां, चोरी, लुकाव छिपाव, छल गृहस्थी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। संडे को चलते हैं? केशव ने नहीं पूछा, डॉक्टर व्यास ने। और क्या कहा? केशव हर बात को इतने ठंडे और सहज ढंग से कैसे ले पाता है? अचंभित होती है अंबिका। इधर के वर्षों में केशव की उपस्थिति खेत से भरती रही है और उसकी क्षमताओं और विशेषताओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बल्कि अब जब उसे फिर से सब कुछ अच्छा और सुंदर लगने लगा है, तब पता चल रहा है केशव के साथ जिंदगी अच्छी ही बीत रही है।
धन दौलत बच्चे मान मर्यादा ऐसी कोई कमी नहीं है जो सचमुच कमी समझी जाए। शायद वह अपनी सुविधा संपन्न भूमिका से उबने लगी थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। अंबिका रिपोर्ट दिखाने अकेली जाना चाहती थी, पर बार बार यह अशोभन लगेगा। केशव, हमें वेडिंग रिसेप्शन में जाना है, उसी तरफ से डॉक्टर व्यास को रिपोर्ट दिखा लेंगे। अंबिका बोली, कभी कभी तुम भी यार दिमाग से काम ले लेती हो। केशव ने चुहल की, पर ऐसी सजी बजी हो कि लगता नहीं डॉक्टर को दिखाने जा रही हो। पार्टी में पेशेंट बनकर भी नहीं जाया जा सकता। ये भी ठीक है। डॉक्टर व्यास दीवान पर आसन लगाए 2 छोटे बच्चों के साथ शतरंज खेल रहे थे और उनकी पत्नी मोक्षदा व्यास दर्शक बनी हुई थी। अंबिका निराश हुई। सज धज कर समाधि भंग कर डालने आई है और यहाँ डॉक्टर व्यास ने अंबिका को भरपूर निगाह से देखा। आइए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। केशव ने लिफाफा मेज पर रख दिया। हाँ 1 मिनट, मेरी वाइफ और मोक्षदा, ये केशव पुराणिक, ये मिसेस पुराणिक। डॉक्टर व्यास ने परिचय कराया। अंबिका ने देखा, मध्य ऊंचाई की कुछ भारी देह की सावली सी स्त्री, कुल मिलाकर ठीक ठाक। डॉक्टर व्यास से तुलना करें तो सामान्य और अंबिका से तुलना करें तो अति सामान्य। चेहरे की दुधिया, स्निग्ध महीन त्वचा और केशव का भूरा स्याहपन अंबिका की उम्र का पता नहीं चलने देता। वह अति सामान्य स्त्री अंबिका को आक्रांत कर रही है। डॉक्टर व्यास अंग्रेजी में श्रीनिकेत का उल्लेख करते हुए अंबिका की हिस्ट्री मोक्षदा को बताते रहे। अंबिका अंग्रेजी अच्छी तरह बोल नहीं पाती, पर समझती है। मोक्षदा सिर की जुम्बिश देते हुए डॉक्टर व्यास की बातें ध्यानपूर्वक सुनती रही। डॉक्टर व्यास का ध्यान आज पूरी तरह पत्नी पर केंद्रित था। अंबिका को मोक्षदा से ईर्ष्या हुई कि इसको साइत में यहाँ आई। उसने डॉक्टर व्यास को ताका। उसे डॉक्टर व्यास असहज लगे, जैसे समझ ना पा रहे हों इस स्थिति को कैसे लें। डॉक्टर व्यास आप मोक्षदा के साथ कई वर्षों के साथ रहने को त्रासदी की तरह नहीं लेते। एक रसदार दोहराव आपके भीतर जड़ता नहीं भरता। आपको किसी परिवर्तन, नवीनता, अनोखेपन की चाह नहीं। आप खुश हैं। डॉक्टर व्यास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हुए बोले, रिपोर्ट तो ठीक है, बीमारी के लक्षण वॉश आउट हो गए हैं, आर्सेनेक्स लेते रहना है। कहते हुए उन्होंने अपने घोड़े को ढाई घर चलाकर चाल चली। अंबिका पीड़ित हो गई। डॉक्टर व्यास, अब आप असहनीय हो रहे हैं। इस तरह मेरी उपेक्षा का कारण पत्नी का खौफ। डॉक्टर साहब, हमें इजाजत दीजिए, एक रिसेप्शन में जाना है। केशव समझ गया आज डॉक्टर व्यास का चित्त बच्चों और खेल में रमा है। ओके। डॉक्टर व्यास औपचारिकतावश उठकर खड़े हो गए। बहुत दिनों बाद बच्चे अपने पापा से मिले हैं तो शतरंज खेला जा रहा है। मोक्षदा ने न जाने क्या सोचकर या कुछ न सोचकर कहा। सॉरी, हमने डिस्टर्ब किया। केशव की संकोची वित्री मुखर हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर व्यास ने कहा, पर नित्य की भांति उन्हें बाहर छोड़ने नहीं आए। अंबिका का चेहरा पराजय के भाव से बुझ गया। कल्पनाओं ख्यालों में मनुष्य कितना स्वतंत्र, स्वच्छंद और मौजू होता है। जो सोचता है पा लेता है, और यथार्थ के अपने दबाव, कटुताएं, सीमाएं हैं। अंबिका को अभी अभी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ने खूब कहा है, मन हारे हार है, मन के जीते जीत। अधिकार जैसी स्थिति नहीं बनी है, फिर भी वह डॉक्टर व्यास पर अपना अधिकार समझने लगी है। क्यों उसे लगता है डॉक्टर व्यास को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए? क्यों होता है ऐसा, जब खुद पर खुद का नियंत्रण नहीं रहता? विपुल प्रकाश से जगरमगर करता वैवाहिक पंडाल अंबिका को धूसर स्याह प्रतीत हो रहा था। ब्राह्य वातावरण का अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं होता, वह वैसे ही दिखाई पड़ता है। हम खुश हैं तो बाहर भी खुशी दिखाई देती है, और हम दुखी हैं तो सब कुछ विषाद भरा हो जाता है। अंबिका मन को साधना चाहती है, पर वह दाव हार चुकी है। वह इतनी कुपित और पीड़ित है कि चाहती है डॉक्टर व्यास अब कभी याद ना आए। वह उन्हें भुलाना चाहती है, वे याद आते हैं। भूलने का प्रयास तेज करती है, वे शिद्दत से याद आते हैं। वह अपनी दुनिया से डॉक्टर व्यास को निकालना चाहती है, पर उसकी दुनिया डॉक्टर व्यास के एहसास से बनी हुई है, और उनके निकल जाने पर दुनिया के नष्ट होने का अंदेशा है। अंबिका से डॉक्टर व्यास का निर्लिप्त, निराशजनक व्यवहार सहन नहीं हो पा रहा। हार स्वीकारने के लिए विजेता का सा जिगर चाहिए। डॉक्टर व्यास, आपने मेरी उपेक्षा क्यों की? मैं चेतन अवचेतन दशा में आपके साथ जीती रही हूँ। मुझसे तिरस्कार सहा न जाएगा। आप इस तरह मेरे आत्मबल को छीड़ करेंगे, जबकि चिकित्सक होने के नाते आप जानते ही होंगे, रोगी के लिए दवाई से अधिक आत्मबल जरूरी होता है। अंबिका शायद सैडिस्ट होती जा रही है। उसे लगता है कोई उसका नाम पुकार रहा है। डॉक्टर व्यास, दिशाएं, हवाएं, शून्य ही। वह डॉक्टर व्यास का नंबर डायल करती, वे हेलो हेलो करते और अंबिका मौन। उनके स्वर में झलकती परेशानी से उसे आनंद मिलता, बदला लेने का संतोष।
प्रतिशोध की आदिम वृत्ति प्रायः सभी में होती है। दिन बहुत मंद और सुस्त हो गए। बड़ी कठिनाई से 2 माह बीते और तब जाकर डॉक्टर व्यास के घर रूटीन चेकअप के बहाने जाने का सुयोग हुआ। अंबिका को आशा थी डॉक्टर व्यास का जो संतुलित आचरण था वह मोक्षता के खौफ के कारण अब वे पहले की तरह गर्मजोशी से पेश आएंगे। यह सोचते हुए उसके भीतर आशा की स्फुलिंग हुई। पर यहाँ डॉक्टर व्यास के व्यवहार का संतुलन कायम था। अंबिका का दिल बैठने लगा। ये मेरी कलाई थाम नब्ज क्यों नहीं देखते, ब्लड प्रेशर ही चेक करें, पेट का मुआयना, कुछ नहीं। बेवकूफ़ आदमी, कहना पड़ा। ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। एनी प्रॉब्लम? सीढ़ियाँ चढ़कर आई तो लगा दम फूल रहा है। कुछ नहीं है, इसलिए मैं एक्सरसाइज पर, टहलने पर जोर देता हूँ। शरीर को जितना आराम दो वह आराम का आदी हो जाता है, सुस्ती आती है। डॉक्टर व्यास ने 2 टूक कहा। डॉक्टर साहब ये इधर सुस्त पड़ी रहती हैं, केशव ने जानकारी दी। डॉक्टर व्यास आप जिम्मेदार हैं। यह ठीक नहीं, मुझे लगता है आप ठीक से खाती पीती नहीं हैं। अपना ध्यान रखिए। ट्रीटमेंट को लगभग 7 माह हो रहे हैं। कोर्स 9 माह का है, पर एहतियात के तौर पर आप 1 साल तक दवा लें, ठीक रहेगा। फिर उन्होंने केशव से कुछ औपचारिक बातें की। अंबिका की ओर देखने की आवश्यकता नहीं समझी। अंबिका के भीतर क्रोध, खीज, निसहायता का आवेग उमड़ा। डॉक्टर व्यास आप शहर के सफलतम चिकित्सक होंगे, पर निहायत अक्षम और बेवकूफ़ हैं। तभी मेरे मन के भाव नहीं ताड़ पा रहे हैं। क्या सचमुच आप मुझसे थोड़ा भी प्रभावित नहीं हैं? आप पेशेंट से लगाव रख सकते हैं, और क्यों रखें, पर मैं फ़कत मरीज नहीं, सुंदर और आकर्षक भी हूँ। लोग मेरी ओर आकृष्ट होते रहे हैं। यह पहला मौका है जब मैं किसी की ओर आकर्षित हूँ, और आप समझते नहीं। अंबिका को नींद नहीं आ रही है। वह विजय की उद्घोषणा का इंतजार कर रही थी, और विजय का आभास ही गलत साबित हो रहा है। वह जैसे अब तक जिस घर, मोहल्ले, दुनिया में बड़े अधिकार और निश्चिंतता के साथ रह रही थी, वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आदेश पर इस कदर उजाड़ दी गई है कि लगता नहीं कि कभी यहाँ एक भरा पूरा संसार आबाद था। उसे लगा गहन दुख, विषाद, पीड़ा के प्रहर से सिकुड़ कर वह मुट्ठी भर रह गई है। रीढ़ की हड्डी में सधाव नहीं रहा। आंतरिक अंग एकाएक गायब हो गए हैं, और भीतर एक विशाल शून्य उभर रहा है। अंबिका आखिर चाहती क्या है? अपनी वास्तविक जिंदगी के समानांतर एक और जिंदगी, जो इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार रची बुनी जाए। एक जिंदगी केशव के साथ, दूसरी डॉक्टर व्यास के साथ। एक जिंदगी केंद्र पर, दूसरी परिधि पर हो, और यह क्रम जिंदगी के अंतिम क्षण तक निर्बाध चलता रह सके। 1-2 बार डॉक्टर व्यास सार्वजनिक स्थलों पर मिले, किंतु अंबिका को अनदेखा कर गए। यह तकलीफदेह था। अंबिका उदास हो गई। जीवन शक्ति समाप्त। कोई उद्दीपन नहीं, स्फुलिंग नहीं। कभी पेट में ऐंठन, कभी छाती में दर्द, कभी भारीपन का एहसास, कभी सांस फूलती जान पड़ती है। देह ताप से जल रही है तो मस्तिष्क पर दबाव है। अब स्मृति लोप हो रही है। छोटी छोटी बातों, चीजों, नामों को याद रखना दोभर हो रहा है। अस्थि मज्जा, अवयवों, मांसपेशियों, रक्त वजन का त्वरा से क्षरण हो रहा है, और अंत समय निकट आता प्रतीत हो रहा है। केशव, मुझे ताप है। नहीं तो? केशव ने उसका भाल, कपोल, गला, हथेली टटोल डाली। मुझे लगता है अंदरूनी बुखार हो सकता है। तुम सुस्त दिखती हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। केशव, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, अंबिका ने बहुत कातर भाव से कहा, तो केशव ने भावुक होकर उसे अपनी बाहों में घेर लिया। पागल हो, कोर्स पूरा होने को है और कहती हो ठीक नहीं हो सकती। अंबिका का जी भर आया। ऐसा लगता है, कहो तो बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखा लाऊं, सेकेंड ओपिनियन मिल जाएगी, और हमें भी विश्वास हो जाएगा उपचार सही लाइन पर हुआ। कई बार मरीज को लगता है कि उसका उपचार सही तरह नहीं हो रहा है, और वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। इलाज तो ठीक हुआ, तुम खुश रहा करो। कोर्स पूरा हो जाए तो ट्रीटमेंट फाइनली बंद करने से पहले डॉक्टर व्यास से पूछ लेंगे। यह ठीक रहेगा। 1 वर्ष पूरा हो गया। अंबिका ने डॉक्टर व्यास के प्रति निरपेक्ष हो जाने की बहुत कोशिश की, पर अब चीजें उसके हाथ में नहीं रहीं। उसने पाया, न चाहते हुए भी वह रुचि के साथ तैयार हो रही है। गुलाबी फूलों वाली साड़ी और हल्के मेकअप में उसकी त्वचा गुलाबी दिख रही है। जाने से पहले श्रीनिकेत आटपका। श्रीनिकेत, तुम भी चलो, केशव ने प्रस्ताव रखा। चल पड़ूंगा, व्यास से मिलना अच्छा लगता है। आज इतवार है, फोन पर पूछ लेते हैं वह घर पर है या नहीं। श्रीनिकेत ने कहा तो केशव ने उसे कॉर्डलेस पकड़ा दिया। श्रीनिकेत और डॉक्टर व्यास की लंबी बात हुई। बात समाप्त कर श्रीनिकेत केशव से कहने लगा, बिना गए ही काम बन गया। व्यास कह रहा है दवा बंद कर दें, दिखाने की जरूरत नहीं है। अंबिका शुरुआत के पूर्व अंत हो जाने के आघात से निसहाय हो उठी। तो क्या डॉक्टर व्यास कभी मुझसे प्रभावित नहीं रहे?
जाकी रही भावना जैसी कि सुरूर में मैं ही उनकी आंखों में चमक, चेहरे में उत्साह, स्वर में आह्लाद ढूंढती रही। हे भगवान, क्या यही सच है? अंतिम सत्य। उसने गहरी असहायता में खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। शिकायत के तौर पर बोली, डॉक्टर व्यास हमें टाल रहे हैं, उन्हें हम फीस नहीं देते और डॉक्टर अब बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। केशव ने हस्तक्षेप किया, फीस हमने दी थी, उन्होंने नहीं ली। बेकार बात, तुम लोग व्यास से मेरे नज़दीकी संबंध को समझ नहीं रहे हो। वह मेरे मामले में पैसे की बात सोच नहीं सकता। उसने आवश्यकता नहीं समझी होगी, इसलिए रोक दिया, और फिर जो बात फोन पर हुई वही वहां होती। श्रीनिकेत ने अंबिका और केशव की बात का जोरदार खंडन किया। अंबिका ने सुलगती दृष्टि से श्रीनिकेत को निहारा। मैं आत्मवध की सी निराशाजन्य वेदना से जूझ रही हूं और यह चांडाल डॉक्टर व्यास के पक्ष में दलीलें देने बैठा है। ठीक है, फीस न लेना डॉक्टर व्यास का बड़प्पन है, हमें भी बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अंबिका आशाओं से रिक्त हो जाने को तैयार नहीं। ये बात अपील करती है, दीपावली आने को है, त्योहार के बहाने हम उन्हें मिठाई और गिफ्ट दे सकते हैं। केशव सहमत हो गया। तुम लोग जैसा ठीक समझो। श्रीनिकेत ने फिर हस्तक्षेप नहीं किया। अंबिका दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार गई। तमाम आवश्यक वस्तुओं के साथ उसने डॉक्टर व्यास के लिए कीमती रिस्ट वॉच खरीदी। फांसी पर चढ़ाए जाने वाले मुजरिम की भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। उसे विश्वास है डॉक्टर व्यास यह तुच्छ भेंट स्वीकार कर लेंगे। दीपावली के दूसरे दिन श्रीनिकेत त्योहार की शुभकामनाएं देने आया। केशव ने पूछा, तो फिर डॉक्टर व्यास के घर कब चलना है? अंबिका खिन्न हुई। श्रीनिकेत साथ में हो ही जरूरी है। अच्छा, गिफ्ट देना है, क्या दे रही हो भाई? श्रीनिकेत तनिक उत्साहित हुआ। रिस्ट वॉच। व्यास दीपावली पर बच्चों के पास इटारसी न चला गया हो, फोन पर पता करूं? फिर फोन, यह टेलीफोन इजाद न होता तो अंबिका सुखी होती। हाँ, यह ठीक होगा, केशव बोला। डॉक्टर व्यास फोन पर हैं। अंबिका के प्राण लौटे। व्यास, तुम दीपावली पर इटारसी नहीं गए? अच्छा, मैं कल तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। केशव और अंबिका भाभी साथ होंगी, तबीयत ठीक है, बस यूं ही। क्यों, क्या वे लोग आत्मीयता बतौर तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं? जरूरत नहीं है, पर तुम फीस लेते नहीं हो। केशव को संकोच होता है। बात नहीं बनेगी क्या? अंबिका आतंकित हो गई। डॉक्टर व्यास क्या कह रहे हैं? वह आवेशित से उठी और शयन कक्ष में जाकर पैरेलल लाइन पर वार्ता सुनने लगी। वह खुद को रोक नहीं पा रही है। कैसा संकोच श्रीनिकेत, न जाने कितने घूसखोर अधिकारी हैं जिन्हें उनके घर जाकर बिना फीस के देखना पड़ता है। फिर ये लोग तो तुम्हारे मित्र हैं। फीस, यह तो कोई बात नहीं हुई। अंबिका जैसे युगों के बाद डॉक्टर व्यास को सुन रही है। मैं समझता हूं, पर यह बेवकूफ केशव समझे तब ना। श्रीनिकेत का ठहाका गूंजा। ये लोग मुझे परेशानी में डालेंगे। परेशानी में तो तुमने इन लोगों को डाल रखा है। अंबिका भाभी ने जब भी रूटीन चेकअप करने के लिए आना चाहा, तुमने टाल दिया। कभी गई तो तुमने ठीक से न देखकर कह दिया, दवा कंटिन्यू रखें। पेशेंट मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए भावुक भी सोचने लगते हैं डॉक्टर लापरवाही बरत रहा है, आखिर उसे फीस नहीं मिल रही है। ओ गॉड, दरअसल श्रीनिकेत, तुमसे कहूं ना कहूं, दरअसल यह लेडी मुझे अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, और यह सब ठीक नहीं। हम समाज में रहते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं। एक बार जब यह लेडी घर आई तो मेरी वाइफ आई हुई थी। अब फोन पर क्या कहूं, फिर कभी तुमसे बात करूंगा। क्या बेवकूफ़ी है। मैं हैरान हूं, कभी शो हो जाएगा तो पुराणिक जी पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। अंबिका जी तो शायद मुझे संदिग्ध समझकर गाली देंगी। प्लीज तुम उन्हें रोक देना, गिफ्ट देकर मुझे संकोच में न डालें। देखता हूं। डॉक्टर व्यास ने रिसीवर रख दिया। स्वर गुम हो गया। अंबिका बढ़ गई, हृदय गति को संभालते हुए बहुत आहिस्ता से बिछावन पर बैठ गई, जैसे डर हो कोई बहुत नरम कोमल एहसास बहुत मामूली धक्के से ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा। सब कुछ अप्रत्याशित है, अद्भुत। उसे एकाएक बहुत बड़ी खुशी हस्तगत हो गई है। खुशी का प्रभाव इतना घनीभूत है कि उसकी कनपटियां तपने लगी। सारी कामनाएं पूर्ण हुई, जो चाहा सिद्ध हुआ, वह सफल है, विजेता है। ठीक है डॉक्टर व्यास, हमारे सामने समाज और सामाजिक संबंध खड़े हैं, पर मैं आपसे इस भावनात्मक संबंध तो रख सकती हूँ। आपको पा नहीं सकती, छू नहीं सकती हूँ, महसूस तो कर सकती हूँ। प्लीज मत रोकिए, यह मेरी जीवन शक्ति है, जीवन राग। अब इस रिस्ट वॉच का क्या होगा? आश्चर्य ही कह लें। उसे केशव स्मरण हो आया। वह रिस्ट वॉच केशव को दे देगी, दीपावली पर दुनिया के सबसे अच्छे आदमी को छोटी सी भेंट। केशव कहेंगे, मुझे तो अपनी पुरानी घड़ी प्रिय है, जब मैं कॉलेज में आया था तब पिताजी ने दी थी। उनकी याद में ये घड़ी हमेशा मेरे हाथ में बंधी रहनी चाहिए। तब वह कहेगी, घड़ी तो बदलनी पड़ेगी,
और ये याद वाली बात है, तो यह जो हमारा दिल है, यादों के संग्रह के लिए बहुत सुरक्षित जगह है। यादों को इनमें रख दो, सुरक्षित रहेंगी। यह सोचते हुए अंबिका ने विजेता के अंदाज में कंधे सतर किए, गर्दन को जुम्बिश दी और केशव के पास कला कक्ष में न जाकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। यह उसकी निजी खुशी है, निजी मामला है, निजी क्षण है, जिन्हें वह अकेले अपनी तरह से जीना चाहती है। वह इस समय अपने आसपास किसी को भी, डॉक्टर व्यास को भी नहीं चाहती। उसे डर है किसी की उपस्थिति में वह इन क्षणों को खूब अच्छी तरह नहीं जी सकेगी। अभी आप सुन रहे थे लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी विजेता।